हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम करेंगे डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट नाम से पता लग रहा है, टू पोल्स बनेंगे, उनके बीच में मूवमेंट होएगी, उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। दो पोल कैसे बनेंगे? एक जगह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, एक जगह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल H जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किसकी तरफ है? H की तरफ कम है और Cl की तरफ ज़्यादा है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गए? डाइपोल। ठीक है। तो डाइपोल जो है वो हमेशा उसकी जो मूवमेंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ऐसे। ये प्लस बन गया, एरो दिखा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो डाइपोल मूवमेंट को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। और डाइपोल हमें बताता क्या है? डाइपोल हमें बताता है वेदर दी कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। डाइपोल म्यू से, इसका सिंबल म्यू है। अगर म्यू 0 आ रहा है तो नॉन पोलर है। अगर म्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो पोलर है। ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट हमें बताती है वेदर दी कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर। ओके। डाइपोल मूवमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं? म्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनी वन ऑफ दिस Q इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दैम। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो म्यू जो होता है वो Q इंटू डी होता है। इस तरह से हम डाइपोल मूवमेंट को, ये बताती क्या है डाइपोल मूवमेंट? हमें एक चीज़ बताती है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। सेकंड हमें बताती है परसेंटेज आयनिक करैक्टर। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कोवलेंट करैक्टर, इस तरह कोवलेंट बॉन्ड में भी आ जाता है आयनिक करैक्टर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सोल क्राइटेरिया नहीं है, लोन पेयर भी है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। तो हमने फजांस रूल में किया था कितना कोवलेंट करैक्टर आया था आयनिक बॉन्ड में। इस तरह आज हम डाइपोल मूवमेंट में सीखेंगे कितना आयनिक करैक्टर आ जाता है। ओके। तो डाइपोल मूवमेंट हमें बताती है कि वेदर अ सब्सटेंस इज पोलर और नॉन पोलर। अगर उसका म्यू 0 आ रहा है तो वो नॉन पोलर है। अगर म्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो पोलर है। और हमें ये क्या बताती है? परसेंटेज आयनिक करैक्टर। ठीक है। कोई डाइपोल मूवमेंट क्यों शो करेगा? वो 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन
नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल मोमेंट उसकी ज़्यादा होएगी। जैसे कि HF है, HCl है, HBr है और HI है। लेकिन डायपोल मोमेंट जो है वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर दो केसेस हैं हमारे पास। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आई के पास डिस्टेंस है। तो दोनों में कौन जीतेगा? जब भी कभी डिस्टेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चूज़ करना हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही चूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो है वो ये होगा, दूसरा वाला नहीं होगा कि इसके आगे ऐसे 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 कि HI बड़ा है, वो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें चूज़ करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्टेंस के बीच में, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही चूज़ करते हैं। ओके, लेकिन एक्सेप्शन भी है इस केस में एक एक्सेप्शन भी है। ओके, जैसे कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। इस केस में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ट्रेंड वही होना चाहिए जो हमारा चला आ रहा है। लेकिन कंपटीशन इन दोनों के बीच में हो जाता है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन के पास थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है फ्लोरीन से। जितना वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही उसके पास डिस्टेंस है। तो अराउंड अबाउट इक्वल सा मामला हो जाता है। तो इस केस में CH3Cl जीत जाता है। तो ये हो जाता है करेक्ट ऑर्डर। होना तो यही चाहिए था, बट क्योंकि ओवरऑल ये दोनों एक जैसे ताकत के हैं तो क्लोरीन जीत जाता है थोड़ा सा। वैसे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही चूज़ करना है हमेशा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसको नोट कर लो, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा डायपोल, बट अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही क्राइटेरिया नहीं है। शेप भी क्राइटेरिया है। शेप जैसे कि CH4 CH ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो डायपोल मोमेंट शो होनी चाहिए, बट इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि सारी डायपोल मोमेंट्स आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप। ऐसे भी दिखा सकते हो, उसमें कोई चक्कर नहीं है। तो अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही क्राइटेरिया नहीं है, शेप भी मैटर करती है। ओके, तो कई बार शेप डिसाइड करती है कि सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो शेप का, BF3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ रही है? 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायपोल मूवमेंट शो होगी ही होगी। कई बार उसकी शेप ऐसी हो जाती है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं शो कर पाता। ओके, एक और क्राइटेरिया भी है डायपोल मूवमेंट के लिए, वो है लोन पेयर। हमने बोला था डायपोल मूवमेंट जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जाती है, और डायपोल मूवमेंट लोन पेयर की तरफ भी जाती है। तो अगर सब्सटेंस में लोन पेयर है तो हम ये मान लेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, जैसे SO2। यहाँ पर लोन पेयर है, ये तो कैंसल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो है ना, तो इसकी डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 है, तो ये डायपोल मूवमेंट शो कर रहा है। तो तीसरा हम देख लेते हैं उसमें लोन पेयर है या नहीं है। अगर लोन पेयर है तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी वहीं पे ही होगी। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अकेला लोन पेयर भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसमें एक एक्सेप्शन आती है, XE F2। ओके, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? 6 Z6 हो तो हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 D2। तो इसके यहाँ पर भी लोन पेयर है, इसके यहाँ पर भी लोन पेयर है, इसके यहाँ पर भी लोन पेयर है, लीनियर शेप है। तो यहाँ का लोन पेयर की मूवमेंट यहाँ जा रही है, यहाँ की यहाँ आ रही है, तो ये कैंसल आउट हो जाती है। तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाती है? 0। तो ये भी हम देख के चलेंगे कि अकेला लोन पेयर ही क्राइटेरिया नहीं है, ये अब शेप के ऊपर डिपेंड हो गया कि उसकी शेप कैसी है। तो इस तरह से डायपोल मूवमेंट को हम डिसाइड करेंगे। ओके।
डाइपोल मोमेंट एक और चीज़ पे भी डिपेंड करती है, वो थोड़ा ऑर्गेनिक का हिस्सा है। जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तो और डिटेल में करेंगे, अभी हम जस्ट समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसा और एक है इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड पे है, यहाँ पर डिफरेंट साइड पे है। जब वो सेम साइड पे होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ का डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है ना। यहाँ का देखा जाए तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये कैंसल आउट हो रहा है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है? 0। इसकी कितनी है? ग्रेटर देन 0। तो हम ओरिएंटेशन भी देखते हैं कि वो सिस है या ट्रांस है। तो अगर सिस है तो उसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगी। अगर वो ट्रांस है तो कैंसल आउट कर लेगा और उसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। ओके, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, नोट कर लिया। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ओके, और ये वाला केस, इस केस में इसकी डाइपोल मोमेंट जो है CH3 की यहाँ जाएगी, ओके, Cl की यहाँ जाएगी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है थोड़ा सा। तो इस केस में ये सेम है तो ये सिस है, ये ट्रांस है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट थोड़ी ज़्यादा है इससे। इसकी भी है डाइपोल मोमेंट, लेकिन इसकी इससे ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिस ही डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, ट्रांस भी दिखा सकता है, ठीक है, ट्रांस भी दिखा सकता है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। एक इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बेंजीन बोलते हैं,
यहाँ पर अगर कुछ लगा हो तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये इसकी मेटा पोजीशन है, ये इसकी पैरा पोजीशन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल ऑर्थो पे होगी और यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ज़ीरो होगी, तो सबसे ज़्यादा इसमें होएगी, उससे कम इसमें होएगी। इसमें तो 120 का एंगल बन रहा है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑर्थो पोजीशन पे होगी। ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो इस तरह से डाइपोल मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है ऑर्थो मेटा पैरा के ऊपर भी। डाइपोल मूवमेंट हमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी दिखाती है, बताती है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर वो किस पे डिपेंड करता है? एक होती है ऑब्जर्व डाइपोल और एक जो हम निकालते हैं, इसको कैलकुलेटेड बोल लो, थ्योरेटिकल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, डाइपोल इनटू 100। जो ऑब्जर्व डाइपोल है वो तो हमें गिवन होगी, जो ये है कैलकुलेटेड से या थ्योरेटिकल जिससे बुला लो इसको, ये हमें निकालनी होगी। ये डाइपोल हम कैसे निकालेंगे? डाइपोल का फार्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, लेकिन हमें इसको ESU में लिखना पड़ता है। ESU होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसमें इसकी वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो Q की जगह हम लिख लेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10। जो डिस्टेंस है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी डिस्टेंस दिया होगा उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और 10⁻18 से इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे ये डिवाई में चली जाएगी। ये भी हमें डिवाई में ही दी होगी, ये हमने डिवाई में बना ली। कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसको कैलकुलेट करके आया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो यहाँ पर लिख देंगे वो चार्ज, डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, और 10⁻18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिवाई में आंसर आ जाएगा। तो इसे हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
परसेंटेज आयनिक रिएक्टर के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैलकुलेट परसेंट आयनिक character of HCl observed movement जो हमें दी हुई है 1.03 D। ओके, और हमें बॉन्ड लेंथ दी हुई है 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा फार्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, वो कैसे निकालते हैं? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू कितना हो जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁻10। डी कितना है? एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻⁸, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और इसको हम 10⁻18 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 4.8 को 1.275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर रन अबाउट 6.12 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, अपॉन 10⁻18 तो है ही है, इससे ये कट गया, तो 6.12 डिवाई आ गया। यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब हम परसेंटेज आयनिक रिएक्टर निकालेंगे। हमारी ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? 1.03। सॉल्व करके कितने आई है? 6.12 इंटू 100, इसका आंसर ऑन बोर्ड 16.83% आ जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंट आयनिक करैक्टर भी निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हमें दी हुई है, ये हमने कैलकुलेट कर ली, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, उसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। ओके, नोट कर लो। कर लिया ना? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं शेप्स के ऊपर। विच विल शो डाइपोल CO2 और H2O। तो आंसर इसके स्ट्रक्चर में है, CO2 का ऐसा होगा, H2O का ऐसा होगा, है ना?
तो नेचुरल बात है ये कैंसिल आउट हो रहा है, जबकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी ग्रेटर देन 0 है। तो CO2 और H2O में H2O दिखाएगा डाइपोल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है जो सब जगह ही दिया हुआ है, विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच ऑफ मोर डाइपोल मोमेंट NH3 और NF3। सेंट्रल एटम दोनों का ही सेम है, फर्क सिर्फ बॉन्ड पेयर में है। यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर फ्लोरीन है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट इसकी तरफ जाएगी, इसकी तरफ जाएगी, तो ये ओवरऑल ऐड ऑन हो रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी 0 होगी। Although fluorine is more electronegative in this structure, but still it shows 0 dipole. Answer lies in its shape. तो NH3 की ज़्यादा है, NF3 की कम है। ओके, समझ में आ गया। और भी बहुत से निकाल सकते हैं हम, आप कोशिश करना, निकालते रहना, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता देना। तो आज हमने डाइपोल मोमेंट को कवर कर लिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गुड नाइट बच्चों।